हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं अनडिजायरेबल मैरिज का एपिसोड नंबर 41। यूं ही वो पूरे दिन वंश को नजरअंदाज करती रही और अपनी नाराजगी दिखाती रही। वहीं वंश भी उसकी इस नाराजगी को अपने झूठे घमंड के पीछे दर्द के साथ सहता रहा। शाम के वक्त हॉस्पिटल में वहां वंश और दर्श के अलावा और कोई नहीं था, इसलिए वंश दर्श की ओर देखते हुए बोला, मैंने रिवा को ब्लैकमेल करके कल मुझसे शादी के लिए मना लिया है। बाद में पता चलेगा तो झटका लगेगा, इसलिए अभी बता रहा हूँ, तैयार रहना। पर ये कहते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और वो दर्श की लाई कॉफी को आराम से पी रहा था। लेकिन दर्श की उसकी बातें सुन जैसे सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और वो जोर से बोला, क्या तू पागल हो गया है? तूने उसे ब्लैकमेल किया? अरे पागल आदमी, वो वैसे भी तुझे कोई खास पसंद नहीं करती थी, पर अब तो वो तुझसे नफरत करेगी। ये कहते हुए वो अपने मन में बोला, दोनों भाई बहन एक ही जैसे हैं, कब क्या करते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। बताओ, ऐसी शॉकिंग खबरें इतने आराम आराम से कौन बोलता है? और ये सोचते हुए उसका मुंह बन गया और अनायास ही उसके मन में वंशिका की रात को कही गई बातें आने लगी, जिन्हें सोच उसके चेहरे पर अगले ही पल अनजाने में ही एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। पर जैसे ही उसे उसका भान हुआ, वो खुद को रपटते हुए बोला, पागल है क्या दर्श? मोटू के बारे में सोचकर क्यों मुस्कुरा रहा है? भांग का नशा किया है क्या तूने? कंट्रोल योर सेल्फ और अभी इस बेवकूफ को संभाल, अपना मैटर बाद में देखना। और ये सोचते हुए वो वंश की ओर देखकर उससे बोला, जानता हूं तू उसे उस दर्द से बचाना चाहता है, पर खुद दर्द देकर ये गलत है। तो उसकी बात पर वंश मुस्कुराकर बोला, जितना दर्द उसे दे रहा हूं उससे कई गुना ज्यादा दर्द खुद को भी मिल रहा है। अच्छा नहीं लगता अपनी मोहब्बत को इस तरह पल पल अपने सामने आंसू बहाते देखना, लेकिन मजबूरी है मेरी। सारी जिंदगी के दर्द से ये 6 महीने का दर्द बेहतर। और मैं चाहता क्या हूँ? बस उसे बचाना, ना कि अपना बनाना। अगर अपना बनाना होता तो सारी जिंदगी के लिए अपने पास रखता, ना कि सिर्फ 6 महीने के लिए। क्योंकि मुझे उसकी इच्छाओं का मान रखना है और मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि अगर मैं मोहब्बत करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला भी मुझसे मोहब्बत करने के लिए मजबूर है। इसलिए तो 6 महीने बाद उसे उसकी जिंदगी जीने के लिए आज़ाद छोड़ दूंगा। अभी बस उस आदमी की गंदी नजरों से उसे बचाना है और उसका सच सबके सामने लाकर उस मासूम लड़की को भी बचाना है। क्योंकि रिवा का इस्तेमाल करके वो पब्लिक में एक सिंपैथी हासिल करना चाहता है, पॉलिटिशियन बनने के लिए अपने बाप की तरह, जो कि मैं नहीं होने देने वाला। ये सब कहते कहते उसके चेहरे पर दर्द से लेकर गुस्से तक के सारे भाव आ चुके थे। वहीं उसकी बातें सुनकर दर्श भी कुछ नहीं कह पाया, क्योंकि वो भी जानता था कि वंश रिवा से कितना प्यार करता है। और ये भी सच था कि रिवा को इस वक्त बचाने का इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि इलेक्शन सर पर थे और वो आराम से रिवा का इस्तेमाल कर सकता था। और एक बार शादी हो जाती तो बहुत देर हो जाती। इसलिए वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुझे जो सही लगे कर, मैं हूं तेरे साथ, क्योंकि सारी दुनिया तुझे गलत समझे, लेकिन मैं वंश सिसोदिया को जानता हूँ जो कभी गलत नहीं करता और अपनी मोहब्बत के साथ तो कभी कर ही नहीं सकता। लेकिन इतना कहूंगा कि इन चीजों के बाद रिवा को ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बहन है वो मेरी, भले ही तू दोस्त हो, पर साले अगर उसे थोड़ी भी तकलीफ हुई ना तुझसे शादी के बाद तो जान ले लूंगा तेरी। और ये कहते कहते उसके हाथ वंश के गले तक पहुंच गए, तो वंश उससे अपना कॉलर छुड़वाते हुए मजाकिया लहजे में बोला, साला तो तू मेरा बनने वाला है साले। तेरी बहन के साथ शादी हो रही है मेरी, इसलिए इज्जत देना सीख जा। जिस पर वो दोनों ही अगले पल हंसने लगे और फिर खामोश हो गई, क्योंकि उनकी ये हंसी उन दोनों की तकलीफों को कम नहीं कर पाई। यूं ही पूरा दिन बीत गया और अगले दिन की सुबह का आगाज हुआ। सुबह के वक्त अग्रवाल मेंशन में रिवा रात भर सो नहीं पाई थी, क्योंकि उसने फैसला तो ले लिया था, पर घर में किसी को बिना बताए, स्पेशली अपनी माँ को, वो ऐसा करने वाली थी। ये उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। इसलिए सुबह सुबह वो नहाकर खाटू श्याम जी के आगे हाथ जोड़कर अपने मन में बोली, आप चाहे कुछ भी गलत कर ले जिंदगी में, आपसे भरोसा कभी नहीं उठेगा मेरा। परीक्षाएं लेनी है, लेते रहिएगा, बस इन सब में सफल होने की हिम्मत भी दीजिएगा और मेरे पूरे परिवार को हमेशा खुश और स्वस्थ रखिएगा, उन्हें कभी कुछ मत होने दीजिएगा। और ये सब सोचते हुए उसकी आंखें नम हो गई, पर उसने जल्दी ही खुद को संभाला और घर से ऑफिस जाने का बोल सिसोदिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए निकल गई। उसके वहां पहुंचते ही उसने देखा कि वंश पहले से वहां आया हुआ है, तो वो उसे इग्नोर कर वापस जाने लगी। लेकिन वंश उसे रोकते हुए बोला, जल्दी से ये साड़ी पकड़ो और जाकर तैयार हो जाओ, हमें कोर्ट भी जाना है और इस वक्त कोई ड्रामा मत करना, ना ही कोई भाषण देना, क्योंकि वक्त नहीं है हमारे पास, इसलिए गो फास्ट एंड गेट रेडी। कहते हुए उसने अपने चेहरे पर उस झूठे एटीट्यूड के साथ रिवा को वो साड़ी पकड़ाई
और उसे अपने कैबिन में बने प्राइवेट रूम की ओर जाने का इशारा कर दिया। वंश के इस तरीके के लहजे पर रिवा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए बस साड़ी लेकर आगे बढ़ गई और अंदर जाकर भारी मन के साथ तैयार होने लगी। वहीं उसके अंदर जाते ही वंश के चेहरे पर भी उदासी ने अपना कब्जा जमा लिया और उसने खुद को सहमित करते हुए खुद से कहा, उसके सामने बिल्कुल भी कमजोर मत पड़ वंश, वरना सब कुछ पता चल जाएगा उसे, और इस वक्त उसे कुछ भी पता चलना उसके लिए बेहतर नहीं होगा, क्योंकि वो जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेकर उस आकेश के पास पहुंच जाएगी, जैसे तेरे पास आ गई थी, जो कि उसके लिए खतरे से खाली नहीं होगा। और ये सोचते हुए एक गहरी सांस लेकर वो उसी तरह वहां बैठ अपने झूठे एटीट्यूड के साथ उसका इंतजार करने लगा। प्राइवेट रूम के अंदर रिवा तैयार तो हो गई थी, लेकिन उसे बाहर जाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि आज यहाँ से निकलते ही उसकी जिंदगी पूरी तरह पलटने वाली थी। पर वो चाहकर भी इसे रोक नहीं सकती थी, इसलिए उसने एक नजर आईने में खुद को देखा और उसकी आंखों में नमी आ गई। अगले ही पल वो अपने मन में बोली, आप मुझे इसी तरह सजे धजे देखना चाहती थी ना माँ, पर मैंने आज आपसे वो हक भी छीन लिया। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपकी लायक बेटी नहीं बन पाई। और ये सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले, जिन्हें उसने बड़े ही सफाई से साफ किया और फिर भारी कदमों के साथ प्राइवेट रूम से निकलने के लिए अपने कदम बढ़ा लिए। जैसे ही दरवाजा खुलने की आवाज आई, वंश ने उस ओर देखा और एक पल को मानो उसकी धड़कन से रुक गई। आखिर रिवा लाल रंग की गोल्डन बॉर्डर वाली बनारसी साड़ी पहने हुए लगी इतनी प्यारी रही थी, तो वो अपने आप में बोला, पूरी जिंदगी इन्हीं पलों के सहारे काट लेंगे हम, चाहे पलों में नफरत ही सौगात में क्यों ना दो तुम, आखिर नफरत भरी सौगातों में भी तो बसी हो सिर्फ तुम। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट तैर गई और वो उसे छुपाते हुए रिवा की ओर बढ़ा और उसके हाथ को थाम वहां से चुपचाप निकलकर अपने प्राइवेट लिफ्ट में आ गया। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।